नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पप्पू सिंह प्रजापत जी की पुस्तक है भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, उसी का आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं, प्रागैतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, जिसके अंतर्गत हम लोग पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल एवं महापाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पाषाण काल का मतलब है कि इस समय पत्थर के बने औजारों का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं। ये जो ताम्र पाषाण काल है, जब जो तांबा है यानी कि मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। याद रखिएगा कि मानव के प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। कहीं आग लगा होगा और ये आग लगने के कारण जो है तांबा पिघल जाता है और पिघलने के कारण पत्थरों में जाकर के चिपक जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण युगीन की संज्ञा देते हैं, यानी कि तांबा के साथ साथ पत्थरों का भी उपयोग किया जाने लगा, यानी कि तांबा और पत्थर जो है दोनों का उपयोग साथ साथ किया जाने लगा, इसीलिए हम लोग इसे ताम्र पाषाण काल की संज्ञा देते हैं। महापाषाण काल का मतलब होता है कि यह वह काल है, यानी कि यह दक्षिण भारत का वह काल है जिस समय लोह युग का जो है काल चल रहा है और मानव को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग में लाया जाता था, समाधि बनाया जाता था, जिसे हम लोग महापाषाणिक काल की संज्ञा देते हैं। यानी महापाषाण काल में समय है दक्षिण भारत का लोह काल, जिसमें जो है शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था या समाधिकरण बनाया जाता था, उसे हम लोग महापाषाण काल की संज्ञा देते हैं। तो समझ में आ गया पाषाण काल का मतलब आप लोगों को। पाषाण मतलब पत्थर के बने औजारों का प्रयोग, ताम्र पाषाण काल का मतलब तांबा के साथ साथ पत्थर का भी उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, महापाषाण काल यह उस समय है दक्षिण भारत का काल है जिस समय लोह काल चल रहा है या लोह युग चल रहा है और शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा, इसीलिए इसे महापाषाण काल कहते हैं। या फिर बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग में लाए जाने के कारण इस काल को हम लोग महापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न को। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है? तो कौन सा है? गणेश्वर, बागोर, कालीबंगा, आहाड़। तो बागोर इसमें हो जाएगा क्योंकि बागोर जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बनास की कोठारी नदी के समतट ये स्थित है बागोर, और ये जो है एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल माना जाता है बागोर। और इसके जो उत्खनन करता है, उत्खननकर्ता को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा साइड या कौन सा क्षेत्र किस राज्य में है और इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिएगा। तो बागोर है, बागोर जो है राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में स्थित है, बनास की सहायक नदी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसके जो उत्खनन करता है वह है बी.एन. मिश्र। ठीक है, और यहाँ जो है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ। यहाँ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो है महासतियों का टीला भी कहा जाता है बागोर को। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बागोर जो है सबसे विधिवत रूप से प्रतिवेदित मध्य पाषाणकालीन युगीन एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये डिटेल भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट मध्यकालीन जो क्षेत्र पाया गया या साइड है वो बागोर है। यहाँ प्राचीनतम जो है पशुपालन के क्षेत्र पाए गए हैं, राजस्थान के भिलवाड़ा जिला बागोर। और कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बनास नदी की एक सहायक नदी थी कोठारी नदी, उसी के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, और इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है? ठीक है, तो सोहन कौन है? तो सोहन जो है सिंधु की सहायक नदी है, इसीलिए इसको हम लोग इसी नदी के किनारे जो है स्थित होने के कारण इसका जो नामकरण दिया गया है सोहन संस्कृति। ठीक है, तो सोहन संस्कृति जो सिंधु के सहायक नदी सोहन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
और इसके जो उत्खनन करता है सोहन संस्कृति के, वो कौन है? तो डीएन वाडिया है, याद रखिएगा। और यहां से जो तकरीबन 5 जो है वेदिकाएं प्राप्त, वेदिकाएं का मतलब होता है लेयर, ठीक है, 5 वेदिकाएं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5, 5 वेदिकाएं प्राप्त, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। और जो पहला प्रश्न था उसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, बागोर। उसके बाद देखिए, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए, कौन सा असत्य है, ठीक है। यहां पर हम लोग आ गए। तो दक्षिण भारत में ताम्र ताम्र काश युगिन नहीं आया है, ये गलत है। उसे इलाहाबाद मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र के उत्तर भारत के महापाषाणिक काल के स्थल पाए गए हैं, बिल्कुल सही है, मिर्जापुर में पाया गया है, वाराणसी इलाहाबाद के आसपास कई सारे क्षेत्र पाए गए हैं, जैसे चौपानी मांडो हो गया है, बहुत सारा इलाका यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। उसके बाद देखिए, काले एवं लाल मृद भाड़ का संबंध महापाषाण कालीन संस्कृति से है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत में लोह काल के बाद नवपाषाण काल आया, गलत है, ठीक है। पहले नवपाषाण काल आया, उसके बाद जो है लोह काल आया है। तो दक्षिण भारत में लोह काल के बाद जो है नवपाषाण काल आया, ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं, तो अधिकांश औजार किससे बने हैं? तो क्वाइट जाइट पत्थर से। कौन सा? क्वाइट जाइट पत्थर से, ठीक है, क्वार्ट जाइट पत्थर से बना है। क्वार्ट जाइट पत्थर होता क्या है? तो नदी के तल में पाए जाने वाला मुलायम जो है मिट्टी होता है, उसी से जो है, या मुलायम पत्थर होता है जिससे जो है औजार बनाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए, वैसे तो भीमबेटका जो है एक शैलाश्रय भी है, यहाँ से मानव कंकाल के अवशेष भी, कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और अधिकांश औजार पाए गए हैं, ठीक है, क्वार्ट जाइट के पाए जाते हैं, नदी के तल में पाए जाने वाला एक मुलायम पत्थर, चूना पत्थर टाइप का रहता है, उसी से औजार बनाया जाता है, क्वार्ट जाइट इसी का नाम है, ठीक है। और भीमबेटका शैलाश्रय है, यानी कि मानव का रहने का स्थान है, और यहाँ से कई सारे जो है मानव के कंकाल पाए गए हैं भीमबेटका से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें दिया हुआ नहीं है कि कंकाल पाए हैं, मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? देखिए, जो प्राक ऐतिहासिक स्थल है और राज्य है, कौन सा राज्य में ये स्थित है? देखिए, अत्रिपक्कम अत्रिपक्कम हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, हुसंगी हो गया, इनाम गांव। तो अत्रिपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है, हुसंगी कर्नाटक में है, इनाम गांव गुजरात नहीं होगा, महाराष्ट्र होगा। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, तो 4 नंबर ऑप्शन गलत होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक राख के टीले संबंधित है। देखिए, दक्षिण भारत का जो इलाका है, वहां पर जो है कई सारे राख के टीले हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। दक्षिण भारत की ये परंपरा है, राख के टीले। उस टाइम में हो सकता है पशुओं की कुछ विधि हुई होगी, या पशुओं को रोग से बचाने के लिए कई सारे जो उपले होते हैं, यानी गोईठा होता है, उसको जला करके कई सारे माने गोईठा को ढेर बना करके उसमें आग लगा दिया जाता है, और उसके बाद जो राख के टीले बच जाते हैं, वही हम लोग को अवशेष देखने को मिलते हैं, राख के टीले। तो दक्षिण भारत की एक परंपरा है। तो देखिए, उस स्थल से जहां से व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, ये गलत है। जहां से वैदिक बलि दी जाती थी, ये भी गलत है। दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण कालीन स्थल से है, ठीक है, ये सही है। अच्छा, भट्टे जहां मृद भाड़ पकाए जाते थे, गलत है। दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण कालीन स्थलों से, यानी दक्षिण भारत, मैंने आपको कहा था कि दक्षिण भारत से जो है ये बनाए गए हैं, और कई सारे दक्षिण भारत के जिला हैं जहां से ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कुपगल हो गया, पेडिकल हो गया, बुधिहाल हो गया, कुथगल हो गया, ठीक है।
पिकली हल हो गया, मास्की हो गया, उतनूर हो गया, पलवाय हो गया, ठीक है। कर्नाटक से लेकर के आंध्र प्रदेश से लेकर के कई सारे जो स्थल है वहां से जो है हमें देखने को ये राख के टीले हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा राख का टीला वाला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर का उत्खनन किसने किया था? अभी हमने बागोर के बारे में बताया था आपको, वी एन मिश्र के बारे में मैंने आपसे बताया था, जिक्र किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 बी एन मिश्र। याद रखिएगा कौन सा साइट किस राज्य में है और उसके उत्खननकर्ता कौन है और वहां से जो है क्या प्राचीनतम अवशेष हमें देखने को मिला है, यही 3 प्रश्न इन सब चीजों से पूछे जाते हैं। तो वी एन मिश्र ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए चित्रित, जिसको हम लोग पीजीडब्ल्यू के भी नाम से जानते हैं, चित्रित पोलिस, अच्छा चित्रित धूसर मिद्धवाड़ संस्कृति का संबंध है। तो चित्रित धूसर मिद्धवाड़ जो संबंधित है वह है हमारा लो युग से, लो युग यानी कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। मैंने आपसे बताया था कि वैदिक काल का 2 हिस्सा था, एक था आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ये जो लो युग है इसका संबंध जो है तकरीबन 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य जो है बताया जाता है। और यहीं पर देखिए लोह युग की शुरुआत होती है, ठीक है। फिर ऐतिहासिक युग की भी शुरुआत यहीं पे होती है, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत भी यहीं से होती है, ठीक है। तो यही हमारा चित्रित धूसर मिद्ध भाड़ ये लोह युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। और लो चित्रित धूसर बाढ़ को पीजीडब्ल्यू के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला, भारत के पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पलवरम से, ठीक है। भारत के पूर्व पाषाण कालीन उपकरण सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पलवरम से। देखिए भारत का जो भी पूरा पाषाणिक जो उपकरण प्राप्त हुए हैं इसका श्रेय हमें रॉबर्ट ब्रूस फुट जी को जाता है, जिन्होंने मद्रास के निकट जो है पल्लवरम से 1863 ईस्वी में जो है एक हस्तकुलाड़ प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो प्रथम जो रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है उपकरण प्राप्त हुए थे वो क्या था? हस्त कुठार, यानी पत्थर का जो हस्त कुठार है वही प्राप्त हुआ था। कहां से? तो मद्रास के पल्लवरम से 1863 ईस्वी में, ठीक है। तो यही जो इलाका है पल्लवरम, यहीं से रॉबर्ट ब्रूस फुट जी को जो है एक हस्त कुठार या प्राचीनतम जो पत्थर के कुल्हाड़ी प्राप्त हुए थे, जिसको हैंड एक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 पल्लवरम मद्रास में, यानी कि मद्रास के आसपास वाले क्षेत्र में पाया जाती है, मद्रास में ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा युगम सुमेलित है? बुर्जहोम, आपको पता है बुर्जहोम के बारे में, गर्तावास है, तो मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था, ठीक है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा में धान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उतनूर, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था राख के टीले या राख का ढेर दक्षिण भारत की परंपरा थी, ठीक है। यानी कि गोईठा, गाय के जो गोबर से बने उपले यानी गोईठा में आग लगा दिए जाते थे और काफी ऊंचाई तक जो है गोईठा या उपले को सजाया जाता था, उसपे राख का ढेर लगा दिया जाता ताकि मवेशियों यानी जानवरों की रोगों से रक्षा हो सके, इस कारण से। और ये दक्षिण भारत का ही परंपरा है और दक्षिण भारत की एक जगह पड़ता है उतनूर, यहीं से जो है राख के टीले हमें या राख के ढेर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए मेहरगढ़, मेहरगढ़ से क्या पड़ा? प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है मेहरगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। मेहरगढ़ प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल है, ठीक। लगभग लगभग सारा ही सही है, ठीक है। अ ब स द सारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 अ ब स द, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। ब्रूजहोम आपको पता है ना कहां पे? ब्रूजहोम जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर गर्तावास यानी कि यहीं पर जो मानव के साथ साथ उसके पसंदीदा जो कुत्ते होते थे, मानव और कुत्ते को दफनाने का प्राचीनतम अवशेष हमें ब्रूजहोम से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि राख के टीले जो दक्षिण भारत में काफी पॉपुलर था। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के जो है पलवाई जो जगह पड़ता है, ठीक है, पलवाई यानी आंध्र प्रदेश में जगह है पलवाई, वहीं पर जो है राख के टीले हमें देखने को मिलते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस सब स्थानों पर जो है देखने को हमें मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है नौपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो वह है आंध्र प्रदेश का पलवाई। ठीक है, चिरांद बिहार में है। ठीक है, चिरांद कहाँ पे है? तो बिहार में है। गुपकराल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो पलवाई जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित स्थलों को वो चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? तो कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा जो बेलन घाटी वाले क्षेत्र है, ठीक है, यहां से हमें चावल की खेती को देखने को मिला है। उसके बाद है महागढ़ा। ठीक है, महागढ़ा से भी हमें जो है चावल के खेती को देखने का प्रमाण मिला। महागढ़ा, कोल्डी हवा और महागढ़ा से जो है चावल के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, बेलन घाटी क्षेत्र पड़ता है कोल्डी हवा। ठीक है, यहाँ पर जो है नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लोह पाषाण काल के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, चावल की खेती के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, और जो जंगली किस्म के जो चावल कृत्रिम जो प्रजाति थी धान की, उसे ओराइजा सताइवा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तकरीबन ये 6000 ईस्वी पूर्व के साक्ष्य थे। ठीक है, अब देखिए महागढ़ा क्या है। महागढ़ा से तो चावल के साक्ष्य मिले ही है, मिले हैं, और 20 झोपड़ियों के भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से फर्श तथा स्तंभ के गर्त प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से जो है एक नवपाषाण कालीन गौशाला के अवशेष प्राप्त हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से धान की बालियों के अवशेष हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मृद भाड़ पाया गया जहां पर जो है धान की बालियों के छाप देखने को मिले हैं महागढ़ा से। मृद भाड़ क्या होता है? मिट्टी के बर्तन जिस पर अनाज रखे जाते थे। ये मृद भाड़ छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे। ठीक है, उसके बाद तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा अ और स। ठीक है, कोल्डी हवा और महागढ़ा। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4 अ स। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है किस क्षेत्र में नवपाषाणिक मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो भूमिगत गड्ढों में रहने के लिए कश्मीर का जो अब ये बताए थे, एक था ब्रुज होम। ठीक है, ब्रुज होम हो गया, और एक है हमारा कौन सा बताए थे? एक ब्रुज होम और दूसरा गुपकराल। ठीक है, ब्रुज होम और गुपकराल जो कश्मीर वाले क्षेत्र हैं, वो नवपाषाण कालीन स्थल है जिसमें मानव जो है भूमि और गड्ढों में रहता था। और यहीं से जो है हमें मानव के साथ साथ जो है कुत्ते के अवशेष दफन होने के भी प्रमाण हमें मिलते हैं। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कश्मीर का। कश्मीर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो कश्मीर के बुर्ज होम गुपकराल झेलम नदी के घाटी स्थित है। यहाँ पे 9 आवासीय क्षेत्र पाए गए गड्ढों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए, हम लोग ने बागोर के बारे में पढ़ा, बागोर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और जो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर, इन दोनों से जो है प्राचीनतम जो है पशुपालन के साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तो चमकदार प्रस्तर उपकरण नहीं, चौक से बनी पटरिया नहीं, पालतू जानवरों के साक्ष्य हमें देखने को मिले, बिल्कुल सही है। जूते हुए खेत नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, पालतू जानवरों के अवशेष हमें या साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान पशुपालन के साथ तकरीबन सारे जो प्रमाण मिल रहे वो 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा कोटदीजी। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? कोटदीजी आएगा। ठीक है,
कोट दीजी के बाद आएगा हमारा कायथा। ठीक है, कायथा के बाद कौन आएगा? कायथा के बाद एक और संस्कृति है जिसको हम लोग आहार संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा कोटदीजी, कायथा, उसके बाद आता है आहार संस्कृति। ठीक है, उसके बाद आता है मालवा संस्कृति। ठीक है, उसके बाद आता है जोरवे संस्कृति। तो देखिए कोटदीजी संस्कृति है सबसे पहला नंबर में, उसके बाद आता है कायथा संस्कृति, उसके बाद आएगा आहार संस्कृति। तो आहार संस्कृति तो कहीं नहीं है, सबसे पहले कौन आएगा? कोटदीजी, कायथा, आहार, मालवा, जोरवे। यही 5 संस्कृति इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कोटदीजी सबसे पहले आएगा, कायथा, आहार, मालवा, जोरवे। तो कोटदीजी और नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कायथा 2 नंबर, उसके बाद आएगा आहार, तो आहार नहीं है, आहार के बाद आएगा मालवा, उसके बाद आएगा जोरवे। तो देखिए कोटदीजी दिया हुआ है, कायथा दिया, आहार नहीं है, उसके बाद मालवा, उसका जोरवे। ठीक है, 5 संस्कृति इंपॉर्टेंट है, कोटदीजी, कायथा, आहार, मालवा, जोरवे। तो यहाँ पे देखिए आहार का कोई जिक्र नहीं है, तो सबसे पहले आएगा कोटदीजी, उसके बाद है कायथा, आहार तो नहीं है, उसके बाद आएगा मालवा, उसके बाद जोरवे। तो अ द स ब कहा है? अ द स ब। ठीक है, ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा थोड़ा डिटेल। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति से संबंधित असत्य है? तो कौन सा असत्व है? असत्य है। तो देखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, बिल्कुल सही है। देखिए ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है वो मूल रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, और यह पितृ सत्तात्मक यानी कि पिता का ही शासन था, और संयुक्त परिवार हुआ करता था। ठीक है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृति थी, पितृ सत्तात्मक संस्कृति थी, और यहाँ जो परिवार थे वो संयुक्त थे। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग ज्यादातर नदियों एवं पहाड़ियों के पास रहते थे, बिल्कुल सही है। काले एवं लाल रंग के मृद भाड़ इन संस्कृति का व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने लगा, बिल्कुल सही है। जोरवे जोरवे एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो मालवा संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर जो है लगभग लगभग जो है सारे ऑप्शन तो सही लग रहे हैं हमें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही है लगभग लगभग, देखिए स्टार भी मारा हुआ है, सारे ऑप्शन लगभग सही है। ठीक है, देख लीजिएगा, और इसका जो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, देखिए जोरवे जो संस्कृति है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। ये जो जोरवे है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, जोरवे संस्कृति। ठीक है, याद रखिएगा ये जो जोरवे संस्कृति है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। मुझे यही वाला थोड़ा सा लग रहा है 4 नंबर ऑप्शन होगा, ये असत्य है, लेकिन देख लीजिएगा यहाँ स्टार मारा हुआ है, यही वाला। देखिए जोरवे जो है ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। ठीक है, मालवा जो हो गया मध्य भारत या मध्य प्रदेश से संबंधित है। फिर भी एक बार यहाँ थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणी संस्कृतियों का सही कालक्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको कोटदीजी संस्कृति। ठीक है, तकरीबन सारे संस्कृति को मैं बता रहा हूं। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कोटदीजी पढ़ा था, उसके बाद कायथा पढ़ा था, उसके बाद आहार पढ़ा था, उसके बाद मालवा पढ़ा था, उसके बाद जोरवे पढ़ा था। तो कोटदीजी नहीं है, तो उसके बाद कौन सा आएगा? तो कायथा आएगा। कायथा के बाद मैंने आहार के बारे में बताया था, तो आहार होगा। आहार के बाद मालवा बताया था, उसके बाद जोरवे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले आएगा कोटदीजी, नहीं है तो आएगा कायथा। कायथा के बाद एक संस्कृति मैंने बताया था आहार संस्कृति, उसके बाद मालवे, उसके बाद जोरवे। तो देखिए कहां पे है,
तो देखिए कायथा, आहार, मालवा, जुर्वे, ठीक है। और कायथा से भी ऊपर कौन था? कोटदीजी संस्कृति। 5 संस्कृति का जिक्र मैंने पहले भी किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 5 संस्कृति में कोटदीजी इंपॉर्टेंट में कोटदीजी संस्कृति, उसके बाद मैंने कायथा बोला था, उसके बाद मैंने आहार बोला था, उसके बाद मैंने मालवा बोला था, उसके बाद जोरवे बोला था। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, और यहाँ डिटेल भी दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र क्या है? तो चाल्कोलिथिक का मतलब होता है, चाल्कोलिथिक हो गया या हमारा कैल्कोलिथिक हो गया, ये सारा कौन सा है? ये ताम्र पाषाण से संबंधित है, ठीक है। और ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है वो कैसी संस्कृति थी? तो पितृ सत्तात्मक थी, संयुक्त परिवार थे, ठीक है। और जहां जहां पितृ सत्तात्मक होगा वो ग्रामीण होगा, जो भी संस्कृति ग्रामीण होगा वो पितृ सत्तात्मक होगा, और वहां पे संयुक्त परिवार होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो भी पितृ सत्तात्मक होगा, जो संस्कृति ग्रामीण होगा वो पितृ सत्तात्मक होगा, वो संयुक्त परिवार के पास होगा, यानी कि उसका पावर जो है पिता के पास है, और सारे पिता जो है उसको संयुक्त करके रखते हैं परिवार को, और वो ग्रामीण संस्कृति है, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक क्या है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, जो ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है। उसी को हम लोग चाल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रामीण संस्कृति हो जाएगा। कैसी संस्कृति है या अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ग्रामीण। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने जिक्र किया, बताइए। ताम्र पाषाणिक युग को, ठीक है। नीचे दिए गए कथन को कीजिए। देखिए फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़े के लोह उपकरण का उपयोग महापाषाण युग के स्थलों से मिली है। सबसे पहले महापाषाण युग किसे कहते हैं हम लोग? ये दक्षिण भारत का जो है ये एक स्थल है, और यह महापाषाणिक युग इस समय कौन सा युग चल रहा है? तो लो युग चल रहा है दक्षिण भारत में। और महापाषाणिक युग इस बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था? तो शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था, उनको समाधि देने के लिए, इसलिए इसे महापाषाणिक युग की संज्ञा दी गई है। दक्षिण भारत का है। उसके बाद मास्की और नागार्जुन कोंडा होगा, या कुंड लिख दिया है। नागार्जुन कुंड महापाषाणिक युग के स्थल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यह दक्षिण भारत का ही स्थल था। तो देखिए और कथन ब दोनों ही सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, दोनों ही सत्य है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, डिटेल भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए निम्नलिखित एक पूरा स्थल महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है। कौन सा जो है महापाषाणिक से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मगिरी हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अधिचनलूर हो गया, ठीक है। यल्लेश्वरम हो गया, जुन्नूर। तो जुन्नूर संबंधित नहीं है महापाषाणिक से, जुन्नूर संबंधित नहीं है, ठीक है। जुन्नूर जो है ये महापाषाणिक से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद डोलमेंस क्या है? डोलमेंस डोलमेंस जो है महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। वो जो समाधि दी जाती थी बड़े बड़े पत्थरों से, उसी को हम लोग जो है डोलमेन या डोलमेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, इतिहास पूर्व की चित्रकार, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां, ठीक है। तो महापाषाणिक युग में जो मनुष्यों को या शवों को जो है दफनाया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों से जो है उसकी समाधियां बनाई जाती थी, उन समाधियों को जो है डोलमेन या डोलमेंस के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये अधिकतर ये प्रमाण मिले हैं ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बृहत पाषाणिक स्मारकों की पहचान है। बृहत का मतलब ही होता है महा, बड़ा, यानी कि महापाषाण का बोल रहा है। बृहत पाषाण मतलब महापाषाण, ठीक है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। तो इसमें मृतकों को यही पहचान है कि मृतकों या शवों को दफनाने के लिए जो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे महापाषाणिक या बृहत पाषाणिक स्मारक के नाम से हम लोग जानते हैं, या बृहत पाषाण काल की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी गुफाओं के रूप में
मृतक को दफनाने में, यही वाला आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मंदिर उपयुक्त, तो मृतक को दफनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है महापाषाण से नहीं है? तो किससे नहीं है? तो देखिए चारागाह हो जाएगा, राख के टीले दक्षिण भारत में था। लोह उपकरण, दक्षिण भारत में देखिए उपकरण भी आए, चारागाह भी आए थे, ठीक है। चारागाह से ही तो राख के टीले बने ना, चारागाह था या पशुओं के लिए ही जो है राख के टीले बनाए जाते हैं, ये दक्षिण भारत में था। राख के टीले ये दक्षिण भारत में था। लोह उपकरण का समय उस समय चल रहा है जिस समय महापाषाणिक काल चल रहा है, लेकिन जो अस्थायी वाणिज्य का जो है यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यही वाला जो है महापाषाणिक से संबंधित नहीं, अस्थायी वाणिज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 गलत। उसके बाद देखिए भारतीय महापाषाणिक संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? तो क्या क्या संबंधित है? तो सबसे पहले लोहे के औजार उपकरण, ठीक है। उसके बाद घोड़े, सही है। उसके बाद जोरवे, ये जोरवे जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद सरकोफेंगी ये है। उसके बाद डोलमेन, तो डोलमेन तो महापाषाण के बड़े बड़े पत्थर के जो समाधि बनाए जाते थे उसे ही हम लोग डोलमेन कहते हैं। और देखिए ये जो महापाषाण की जो समाधि है, इन समाधियों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो वीडी कृष्णन स्वामी को जाता है। याद रखिएगा कि महापाषाणिक समाधियों को खोजने का जो श्रेय है या खोजने का जिन्होंने प्रयास किया वो व्यक्ति का नाम है वीडी कृष्णन स्वामी, ठीक है। याद रखिएगा, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, वीडी कृष्णन स्वामी, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो चंद्रगिरी था, ब्रह्मगिरी था, उतनूर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, वो है अधिच्छलूर, ठीक है, अधिच्छलूर। 3 नंबर जो है अधिच्छलूर जो है नहीं होगा, ये गलत है, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थल से हड्डियों से बने औजार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डियों से प्राप्त औजार जो है गुप्तकाल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चिरान से प्राप्त है, गुप्तकाल हो गया आपका जम्मू कश्मीर, चिरान हो गया बिहार से। तो नवपाषाण काल से जो हड्डियों के बने औजार भी प्राप्त हुए हैं, हड्डियों से बने जो है कई सारे जो है प्रसाधन यानी कि सजावट के सामान जैसे कंघी वगैरह ये सब भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए गुप्तकाल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसे यह स्थल जो है इसका उत्खनन जो है एस के शर्मा ने 1981 में किया है, ठीक है। यहां से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं और गुप्तकाल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो कुम्हार की गुफा होता है, ठीक है। यहाँ से कई सारे हड्डी के बने सुई भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कई सारे हड्डी के बने सुई भी गुप्तकाल से प्राप्त हुए हैं। कई सारे भेड़ बकरी आदि के जानवर के बने हड्डी एवं उनके उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए गुप्तकाल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसके उत्खनन करना एस के शर्मा है जिन्होंने 1981 में इसका उत्खनन किया। और गुप्तकाल का जो शाब्दिक अर्थ है वो कुम्हार का गुफा है, ठीक है। यहाँ से कई सारे हड्डी के या जानवरों को हड्डियों के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हड्डी के बनी सुई प्राप्त हुई है, ठीक है, हड्डी के बनी सुइया भी प्राप्त हुई है गुप्तकाल से, ठीक है। उसके बाद चिरान, चिरान जो है मध्यगंगा स्थित बिहार में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर जो है नवपाषाण के संदर्भ में सर्वप्रथम कृष्ण लोहित मृद भाण मिले हैं। यहाँ से चिरान से क्या मिला है? कृष्ण लोहित मृद भाण मिले हैं। क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट पत्थर के जो है कुल्हाड़ मिले हैं, हथौड़े मिले हैं, ठीक है। यहाँ से जो हड्डियों के बने आभूषण मिले हैं, कंघी मिला है, ठीक है। तो आभूषण मिले हैं, कंघी मिला है चिरान से। यहाँ पे कृष्ण लोहित मृद भाण मिला है, ठीक है। याद रखिएगा, इसको थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये रहा हमारा डिटेल। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थल है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार
प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थल है? एक तो मैंने आपको कहा कि गुप्तकाल से हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दूसरा चिरान से प्राप्त हुआ है। तो चिरान जो है बिहार में स्थित है, यहाँ पर कई सारे हड्डियों के जो है आभूषण मिले हैं, कंघी मिला है, ठीक है, कृष्ण लोहित मृद भाण मिला है। तो नवपाषाण काल कौन सा था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए हैं? तो वह बिहार का चिरान। उसका इनमें से निम्नलिखित नियोलिथिक या नवपाषाणिक प्रदेश हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे। निम्नलिखित में से नियोलिथिक बने नवपाषाणिक प्रदेश है जहां पर हड्डियों के बने जो है औजार प्राप्त हुई या दिखने लगे थे, वो कौन सा स्थल है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बिहार के बारे में, बिहार का चिरान जहां से कृष्ण लोहित मृद भाण मिला है, हड्डियों के आभूषण मिले हैं, हड्डियों के कंघी मिले हैं, ठीक है। तो हमारा एक था ब्रुज होम कश्मीर, गुप्तकाल कश्मीर जहां से हड्डियों के आभूषण मिले हैं नवपाषाणिक नियोलिथिक एज के यानी नवपाषाण काल के। और दूसरा था चिरांद, ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? गुप्तकाल के बारे में। दूसरा था ब्रुज होम है, तीसरा है चिरांद है, ठीक है। चिरांद बिहार में, ब्रुज होम जम्मू कश्मीर में, गुप्तकाल जम्मू कश्मीर में। यहाँ से बड़ी मात्रा में जो हड्डियों के आभूषण हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाए और ब, ऑप्शन नंबर 3 और ब, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।